गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी हमने जो ये पद्य बोला ये संस्कृत का है, हिंदी की क्लास है और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि ये हिंदी की कक्षा में संस्कृत क्यों। तो मित्रों, कुछ हमारी संस्कृति के आधारभूत जो मंत्र हैं, कुछ आधारभूत जो मूलभूत जो सिद्धांत है, ये एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है और विद्यार्थी से तो की ही जाती है कि उसे ये जो सामान्य जो चीजें हैं वो आए। देखिए, इसमें कहा गया है कि अयम निजः, अयम मन यह, निज मनि मेरा है, परो वेति यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम यह मेरा है ये पराया है। इस प्रकार की गणना लघुचित्त वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा धन एव, वृद्धि संधि है, हिंदी में कई बार पूछा जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पूरी वसुधा, ये पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा विश्व जो है ये कुटुंब है। हम दो और हमारे दो, ये प्राकल्पना जो है वो अभी आधुनिक युग की देन है। समस्त जीवों के साथ में इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण और ये भाव आप रखेंगे तो हर व्यक्ति के कल्याण की भावना मन में होगी और शिक्षक होने के साथ में ये हर व्यक्ति के हृदय में ये होना चाहिए। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू अवर रियल टॉपिक। प्रत्येक प्रकरण की हम बात कर रहे हैं मित्रों। आज मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपका जो है समय जो है वो बच जाए। चलिए, ये यहां पर देखिएगा, कुछ मैंने लिखा है लेकिन पहले यहां से हम शुरू करते हैं। और ये कक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी, शब्द शुद्धि की दृष्टि से, यदि मैं इस पूरी कक्षा को प्रत्यय से हटा करके यदि शब्द शुद्धि पे लेके आ जाऊं तो भी कहीं समस्या नहीं है। ये शब्द शुद्धि की कक्षा भी है। हालांकि शब्द शुद्धि को लेकर के जो है मेरे मन में कुछ है और उसको लेकर के मैं 2-4 व्याख्यान आपको दूंगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है। आज जो है सबसे ज्यादा इस चीज की हिंदी में कम से कम ये आवश्यकता है कि एक मानक शब्द को हमें किस रूप से मानना चाहिए, उसमें कौन कौन से नियम होने चाहिए, ये जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए मित्रों, देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम 2 शब्द लगाता हूं। एक तो जैसे श्रीमान है, ये बहुप्रचलित शब्द है। अब श्रीमान में वो अलग बात है कि एक श्रीमान ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग श्रीमान को ऐसे लिखते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं कि हमें ऐसा लिखना चाहिए या ऐसा लिखना चाहिए, या ऐसा क्यों नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखे तो क्यों लिखना चाहिए। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें यदि आपसे मैं कहूं कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है तो मान प्रत्यय है मित्रों। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि धनवान, जो कि धनवान हमने आजकल न हलंत करना छोड़ दिया है, मूलतः ये हलंत होता है। आज इस कक्षा को पूरी सुनिएगा, आपके जितने भी संदेह हैं वो इसमें दूर होने वाले हैं। लेकिन धनवान मूलतः व्याकरणिक दृष्टि से यदि मैं सम्मत शब्द की, यदि मैं संगत और साधु और शुद्ध शब्द की यदि बात करूं तो धनवान शब्द होना चाहिए, ये धनवान शब्द नहीं होना चाहिए। क्यों है ऐसा, इसी के बारे में आज की कक्षा है। चलिए मित्रों, तो खैर, धनवान में वान प्रत्यय है और श्रीमान में मान प्रत्यय है। तो आप लोगों ने ये देखो कहां पर वान होता है, कहां पर मान होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि बुद्धिवान होता है कि बुद्धिमान होता है, सौभाग्यवान होता है कि सौभाग्यमान होता है, और होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से मैं ये कह रहा हूं कि आज के जो प्रत्यय हैं ये केवल तत्सम प्रत्यय हैं और हिंदी भाषा के ये प्राण तत्व हैं। एक बार जीवन में इनको जो है इनका व्यवस्थित रूप क्रम आप समझ ले, जीवन में फिर आपको कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए, मैं बात कर रहा हूं मान और वान की। ये प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय मान और वान जो है वाला अर्थ में लगते हैं। वाला अर्थ का मतलब आप समझ गए होंगे मित्रों। वाला अर्थ का मतलब है कर्तृवाचक। देखिए, एक शब्द है कर्तृवाचक। आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कर्तृवाचक क्यों हुआ। क्या हम इसको कर्तावाचक भी कह सकते हैं क्या? कुछ लोग कृतवाचक कहते हैं, कुछ लोग कर्तृ, कहीं ऊपर वाला र नहीं लगाते हैं, कहीं यहां पर प्री कर देते हैं।
तो ये आज की कक्षा जो है इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो कर्तृवाचक वाला अर्थ का मतलब है कर्तृवाचक, और मित्रों ये मान और वान दोनों ही प्रत्यय जो है अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, ये तद्धित प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय नहीं है। हिंदी में दो प्रकार के जो प्रत्यय मैंने आपको प्रत्यय जो बताए थे, एक तो जो धातुओं से जुड़ने वाले कृत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्ययों से जुड़ने वाले जो प्रत्यय थे उनको हमने तद्धित प्रत्यय कहा था। तो आइए मान और वान को यदि हम इस दृष्टि से देखें कि मान और वान जो है वो किस प्रकार के प्रत्यय हैं, तो ये दोनों ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। मित्रों ये प्रत्यय वाला अर्थ में संज्ञा पदों से जुड़े जाते हैं। संज्ञा पद का मतलब आप समझ गए। अकारांत तथा आकारांत शब्दों में पुल्लिंग में तो वान हो जाता है। ये इस कक्षा की महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई शब्द अपने स्वभाव में, जैसे मैंने कहा कि अपने स्वभाव में, अब ये गुण जो शब्द है, हिंदी वाले विद्यार्थी को ये अकारांत और आकारांत कहने की, सुनने की, पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे हम जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे तब भी इस प्रकार की चीजें आने वाली हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि गुण शब्द है, ये ण जो है उसमें क्या है, अंत में अ है, इसलिए अ को संस्कृत में अकार कहते हैं। अकार से जिसका अंत होता है मित्रों उसको हम अकारांत कहते हैं। तो ये गुण जो शब्द है, यदि ये अकारांत और आकारांत होता है तो इसमें क्या जुड़ेगा, वान जुड़ेगा, गुण मान नहीं होता है। यदि आपने गुण मान कर दिया तो ये गलत है, क्या होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि मैंने श्री जोड़ा है तो श्री में देखो अ भी नहीं है और आ भी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है इनसे भिन्न शब्दों से पुल्लिंग में तो मान हो जाता है और स्त्रीलिंग में मति कर दिया जाता है। कोई भी स्त्री सौभाग्यवान नहीं होती। ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि ये आज के जो प्रत्यय हैं ये आपके हिंदी भाषा के प्राण है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कोई महिला, एक बुद्धिमान महिला जा रही है, आपसे परीक्षक पूछेगा वाक्य में कैसी अशुद्धि है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। मित्रों कोई भी महिला जो है वो आयुष्मान, जब हम आशीर्वाद देते हैं ना, आजकल तो ऑल द बेस्ट कहने लग गए, ऑल द बेस्ट, लेकिन आयुष्मान शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, आयुष्मती। चलिए अब यहां पर देखो मूल शब्द आयुष है, इसमें अकारांत भी नहीं है और आकारांत भी नहीं है, इसलिए वान नहीं होगा, मान होगा, मान और मति होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये प्रत्यय वाला अर्थ में संज्ञा पदों से जुड़े जाते हैं। अकारांत तथा आकारांत शब्दों से पुल्लिंग में तो वान हो जाता है, स्त्रीलिंग में इन सभी शब्दों के साथ वति कर देते हैं, और इनसे भिन्न शब्दों से पुल्लिंग में तो मान हो जाता है और स्त्रीलिंग में मति हो जाता है। चलिए ये कुछ शब्द हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं और बड़े ध्यान से आपको समझना है। इसका जो सार होगा वो इस कक्षा के अंत में होगा कि क्यों ऐसा होता है, कहां पर हम गलतियां करते हैं, क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। मित्रों देखिए, हम जब सेवा में श्रीमान लिखते हैं तो श्रीमान लिखते समय क्या करते हैं, ये कुछ तो हलंत लगाते हैं, कुछ हलंत नहीं लगाते हैं। मूलतः ये ध्यान रखिएगा कि श्रीमान शब्द में न हलंत होता है, लेकिन हम डरते डरते कुछ ऐसा कर देते हैं छोटा सा कि हलंत है, कि हाँ है, देखो लगाया, हलंत नहीं है कि नहीं ये तो ऐसे ही हो गया है। तो आप बिल्कुल निसंदेह और निसंकोच होकर के, भ्रम से रहित होकर के ना को हलंत करें। लेकिन इसी प्रकार से एक शब्द देखो भगवान शब्द है। अब भगवान शब्द में हिंदी में ऐसा लेखन जो है वो समाप्त प्राय हो गया है, लेकिन मैं आभारी हूं ऐसे लेखकों का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान में न को हलंत करते हैं। वस्तुतः भगवान में न हलंत होना चाहिए, लेकिन मानक जो हिंदी मानक निदेशालय क्रियान्वयन कार्यालय जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसने एक इन शब्दों में कि श्रीमान इत्यादि शब्दों में न हलंत होना चाहिए, और भगवान इत्यादि शब्दों में यदि कोई हलंत लिखता है तो वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि भगवान और भगवान में से एक को शुद्ध चुनना है, मैंने कहा इसको तो माना गया है, ये व्याकरण है। फिर से बता देता हूं, भगवान को तो ये तो व्याकरण है कि वान हलंत होना चाहिए, जैसे श्रीमान में होना चाहिए, ये उसी कुल का व्यक्ति है, एक ही खान का हीरा है ये। लेकिन भगवान ये लेखन में आ गया है, इसको तो मान लिया गया है कि ऐसा कर लो, ये व्याकरण कहती है ऐसा। इसलिए इन दोनों में से आपको एक चुनने का यदि आपको मौका दिया जाए तो आपको न हलंत वाला चुनना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी लोक सेवा आयोग में आप जाइएगा, यदि आपसे भगवान और भगवान में और श्रीमान में यदि दोनों में से शुद्ध शब्द चुनने का कहा जा रहा है तो हलंत वाला कीजिएगा।
ऐसे हजारों हजारों साक्ष्य आप दे सकते हो। और आजकल तो लोकतंत्र है, आजकल नहीं, भारत में तो शुरू से है खैर, लेकिन इसमें हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। इसलिए आप निसंदेह होकर के जो है ना को हलंत कीजिएगा, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेखन में हलंत हट गया है, मैं ये भी कह रहा हूं, और भगवान शब्द को आजकल ऐसे लिखने लग गए हैं। हम हलंत वाले शब्दों को ही लेंगे। इसका जो तथ्य था मैंने आपको बता दिया। मित्रों देखिए, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे पहला शब्द है श्रीमत। अब देखिएगा, ये मूल शब्द है, और श्रीमत शब्द से जब पुल्लिंग शब्द बनेगा, ये सारे के सारे विशेषण बनते हैं, विशेषण बनते हैं। तो श्री से पुल्लिंग शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, बोलो, श्रीमान बनेगा। ध्यान रखिएगा, श्री से श्रीमान बनेगा। अब श्रीमान का मूल शब्द पूछे तो श्रीमत होता है। मित्रों आगे बात करेंगे, थोड़ा रुकिए। बुद्धिमत शब्द है, अब आप खुद बना लो, मत का मान कर दो, बुद्धिमान है, और ना को हलंत कर दो, बुद्धिमान शब्द बन गया। और गुणवत शब्द है, गुणवत शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा कि गुणवान होगा। और धर्मवत का क्या होगा कि धर्मवान, कोई भी पुरुष धर्मवान होता है। चरित्रवत का क्या होता है कि चरित्रवान। और शीलवत का क्या, शीलमणि चरित्र भी होता है, शीलवान। और देखो ये सौभाग्यवान होता है, सौभाग्यवान। ये सौभाग्य शब्द पूरी तरह से यदि देखो तो सुपसर्ग है, भाग मूल शब्द है, शब्द बनता है सुभाग। और सुभाग में मित्रों यह जोड़ते हो तो ये प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं, यह जोड़ने से जो ऊ है सु वाला, उसका औ हो जाएगा। और फिर शब्द बनेगा सौभाग्य। और फिर सौभाग्य में हम वतुप जोड़ेंगे, ये संस्कृत का वतुप होता है, और जहां पर मत देख रहे हो वहां पर मतुप होता है। लेकिन ये संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के शब्द हिंदी में, इनमें से कोई भी शब्द आप ऐसा बता दीजिए जिसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता। ये परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं, सौभाग्य। और फिर यह आ रहा है तो यह अकारांत है, तो अकारांत में हम क्या करते हैं, विमान कर देते हैं। मूल शब्द तो सौभाग्यवत है, लेकिन पुल्लिंग में क्या करेंगे, हम सौभाग्यवान करेंगे। और स्त्रीलिंग होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सौभाग्यवती। कोई भी जो स्त्री है वो सौभाग्यवान नहीं होती है, ये सौभाग्यवती होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, इनका स्त्रीलिंग रूप क्या बनता है, तो मित्रों श्रीमान जो है उसका श्रीमती बनता है। और श्रीमती में दीर्घ लिखें, मैं देखता हूं बहुत सारे विद्यार्थी श्रीमती लिख देते हैं। अरे भाई, श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, मती का अर्थ बुद्धि होता है, लक्ष्मी वाली बुद्धि इसका अर्थ, तो फिर ये हो जाएगा। और इसका मतलब है श्री गुण है, श्री मनी ऐश्वर्य वाली है, जो श्री का नाम श्री मनी ऐश्वर्य है, तो श्रीमती। इसी प्रकार से बुद्धिमती में भी हम देखते हैं कि लोग बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ती छोटा लिख देते हैं। आज के बाद में ये संकल्प लें कि हमें इन शब्दों को इसी प्रकार से लिखना है। तो क्या करूंगा, बोलो, बुद्धिमती। इसी तरह से कोई कन्या जो है वो गुणवती होती है। एचटेट 2015 प्रश्न पत्र में पूछा गया, गुणवान पुत्र गुणवान कन्या, अशुद्ध छांटना था, गुणवती कन्या। इसी प्रकार से धर्मवाद से क्या होगा, बोलो, धर्मवती होगा। चरित्रवान से वो महिला चरित्रवती है, चरित्रवती, चरित्र वाली है जो, इसलिए मैंने कहा ये प्रत्यय वाला अर्थ में पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में वाली अर्थ में जुड़ते हैं। शीलवान, शीलवती, शीलवान से शीलवती। इसी तरह से मित्रों, इसको मैं मिटा रहा हूं नीचे वाले को। चलिए, तो मैं आपसे ये आयुष्मान शब्द देखिए, ये आयुष्मत शब्द जो है वो पुल्लिंग में क्या बनेगा, बोलो, आयुष्मान बनेगा, ये पुल्लिंग में। अब आपसे कोई आयुष्मान शब्द का मूल शब्द पूछ ले तो आयुष्मत होता है, क्योंकि समास में यही शब्द काम आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर समास मूल शब्दों के साथ होता है, संधि भी मूल शब्दों के साथ होती है। जैसे भगवत और ईय, आप लोगों ने सुना होगा, भगवत और ईय जब जोड़ते हो तो त का द होकर के शब्द क्या बनता है, बोलो, भगवदीय। मित्रों इसी तरह से भगवत और नाम का जब संधि विच्छेद करते हो तब ये भगवत और नाम से शब्द बन जाता है भगवन नाम। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भगवत नाम का ये भगवत शब्द कहां आया? अरे भाई, भगवत शब्द जो है वो मूल शब्द है, जैसे बुद्धिमत है, धर्मवत है, शीलवत है, सौभाग्यवत, इसलिए संधि इत्यादि में मूल शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए, तो आयुष्मान होगा, हो गया। रूप से क्या होगा, रूपवत से क्या होगा, बोलो, रूपवान।
पुत्रवत से क्या होगा? पुत्रवान। कोई भी महिला पुत्रवान नहीं होती, पुत्रवती होती है, ध्यान रखना। और वती में ती बड़ा कर देना। जहां पर हम जानते हैं वहां पे तो आपको समझ में आ रहा होगा। पुत्रवती, स्त्री पुत्रवती है, पुरुष जो है वो पुत्रवान हो सकता है। इसी तरह से अर्थवत का क्या होगा? अर्थवान। हनुमत का, हनु कहते हैं ठुड्डी को, और ठुड्डी वाला है जो, क्योंकि हनुमान वैसे ठुड्डी तो सभी के हैं, लेकिन उनके वो ठुड्डी के कारण जाने जाते थे, इसलिए हनु नाम ठुड्डी का है। और मत मणि वाला हनुमान शब्द बनेगा। धर्मवत से क्या बनेगा? धर्मवान बनेगा। और दयावत से क्या बनेगा? दयावान बनेगा। इन सभी शब्दों में आने वाला न हलंत होता है। लेकिन यदि आपसे शुद्ध और अशुद्ध में रूपवान और इसमें पूछा जाए तो आपको इसी को चुनना है, बाकी लेखन में स्वीकृति है इनकी, ये भी हमें ध्यान रखना है। मित्रों, इनका स्त्रीलिंग रूप क्या बनता है? तो देखिएगा, आयुष्मान जो शब्द है, हम देखते हैं ये कुमकुम पत्री जो विवाह के अवसर पर जो मुद्रित होती है, उसमें मैं सर्वत्र आयुष्मती देखता हूं, और जब मैं कभी कभी आयुष्मती देखता हूं तो बहुत प्रसन्न होता हूं। तो इन शब्दों को हमने क्यों, ये कितने अच्छे शब्द, आयुष्मती, आयु वाली, आयुष्मान भाव मानी आयु वाला हो, और आयुष्मती भाव, यदि कोई स्त्री है तो आशीर्वाद दे रहे हो तो आयुष्मती करें। इसी तरह से रूपवत जो है उसका क्या बनेगा? रूपवती। कोई भी स्त्री रूपवान नहीं होती, रूपवती होती है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द में अर्थवती, विद्या। हनुमान से हनुमती शब्द नहीं बनता, क्योंकि व्याकरण किसी शब्द को अपने अनुरूप नहीं चला सकती। हनुमती शब्द का प्रयोग कहीं हमारी संस्कृति में नहीं हुआ। धर्मवान शब्द है, क्या बनेगा बोलो? धर्मवती बनेगा। धर्म वाली है जो, और दयावान जो दया वाली स्त्री है यदि कोई, तो वो दयावती कहलाएगी। तो ये शब्द थे मित्रों। अब देखो कुछ और शब्द मैं बता देता हूं आपको। मित्रों, एक शब्द था महत। मैंने कहा ना, ये कक्षा जो है ये आपको हजारों शब्द सिखा देगी, जो शब्द शुद्धि में काम आएंगे, वाक्य शुद्धि में काम आएंगे, प्रत्यय की दृष्टि से काम आएंगे। तो महत शब्द मूल है। आप लोग जानते हैं ना, महत्व को हम लिखते हैं आजकल ऐसे, ये महत्व गलत है मित्रों। महत में ऐसे करें, और आगे त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय होता है, इसलिए महत्व में डबलता आता है, शब्द बनता है महत्व। इसी प्रकार से हम लोग तत्व शब्द ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। तत् मूल शब्द है, त्व इसमें उपसर्ग है। बोलो शब्द क्या बनेगा? तत्व। जहां पर होता है वहां पर लिखते नहीं है, जहां पर नहीं होता, जैसे कर्तव्य शब्द है, इसको डबलते सजा देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द में देखता हूं जिसमें डबलते होता ही नहीं, लेकिन वहां पर डबलता कर देते हैं हम। तो कर्तव्य शब्द में कभी भी डबलता नहीं आएगा, कर्तव्य है। इसी तरह से हम कर्ता लिखते वक्त भी इस प्रकार से कर्ता लिख देते हैं। देखो, ये संस्कृत में वैकल्पिक रूपों को मान्यता थी। वहां पर विकल्प से, मानी मूल तो यही होता था, लेकिन विकल्प से वहां पर त का आगम हो जाता था। हिंदी में इन शब्दों से त हट गया है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शब्द है जिनमें डबल त नहीं आता, तो ये कर्ता, ये गलत है। हिंदी की दृष्टि से जो कर्ता है वो ऐसा होना चाहिए, भोक्ता है, उपभोक्ता है। उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए महत शब्द की बात करता हूं। मित्रों, महत शब्द है, और महत शब्द में देखिएगा, महत का पुल्लिंग क्या बनता है? महान। और स्त्रीलिंग क्या बनेगा? महती। जैसे श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, महत, महान, महती। मित्रों, एक बात देखिएगा, मुझे याद आ रहा है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको एक घंटे में बता दूं। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि महाराजा का संधिच्छेद समास विग्रह क्या होगा, तो ध्यान रखना, ये आरपीसी में पूछा गया प्रश्न है। महान है जो राजा, महान है जो राजा, ऐसा समास विग्रह होगा। और राजा कैसा है? महान। विशेषण विशेष से संबंध हो गया, कर्मधारय समास है। महानदी का या महारानी का विग्रह कैसे होगा, तो ध्यान रखना, महान है जो रानी, ये परीक्षा में पूछा गया है। पुस्तकें भी कहती है महान है जो रानी, लेकिन ये गलत विग्रह है। महान नहीं होना चाहिए, महती होना चाहिए। महती है जो रानी, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है। जैसे मैं मेरी पत्नी को श्रीमान कहूं, वह श्रीमती हैं, वैसे ही
महान कोई रानी नहीं हो सकती। महासागर का विग्रह तो महान है जो सागर करोगे, लेकिन महानदी का विग्रह महती है जो नदी। मेरी इन बातों को आपको गिन के गांठ बांध लेना है, फिर कोई भी परीक्षा देने जाना आप और वहां उनको देखते ही आप कर दोगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप टेस्ट करना, पुराने पेपर लेना, ये आरपीसी में पूछा गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जब समास की बात करेंगे, संधि की बात करेंगे। आज तो इस तरह से बातें चल रही है। धीमत शब्द है मित्रों, धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि वाला मूल शब्द है। पुल्लिंग में धीमान बनता है और स्त्रीलिंग में धीमती बनता है। इसी प्रकार से ऐश्वर्यवत, ऐश्वर्यवान और ऐश्वर्यवती, ऐश्वर्य वाली है जो, तो ऐश्वर्यवती। तो ये जो शब्दों का निर्माण हमें इस प्रकार से करना चाहिए मित्रों। अब इसके साथ में देखिएगा एक और चीज मैं बताऊं कि इन शब्दों से, ये जो ऊपर जो मैंने शब्द बताए, इनसे हमें भाववाचक शब्द बनाने हैं। तो जब हम इन शब्दों से भाववाचक शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इनके बीच में, देखो ये स्त्रीलिंग है और ये भाववाचक है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। श्रीमत शब्द है, श्रीमत का भाववाचक शब्द बनता है श्रीमत्ता। श्रीमत्ता डबल त हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक जब बनाते हैं तो इन ऐसे शब्दों के साथ में हम मूल शब्दों के साथ में ता प्रति जोड़ते हैं। मूल शब्द श्रीमत था और इसमें हमने ता जोड़ दिया, तब क्या बना श्रीमता। बुद्धिमत शब्द था, उसकी बुद्धिमत्ता थी, बुद्धि और ये मत्ता, उसकी बुद्धिमता से ये काम हुआ, मत्ता डबल त हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द से जुड़ता है, तो बुद्धिमत के साथ में ता जोड़ोगे तो ये डबल ता हो जाएगा, आवर्तक ता हो जाएगा, बुद्धिमता। इसी प्रकार से उस वस्तु की गुणवत्ता क्या है, तो गुणवत्ता, ये सब भाववाचक शब्द है। देखो ये मूल शब्द था, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये भाववाचक है। इस प्रकार यदि आप एक ही शब्द को कई दृष्टियों से जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या है। और धर्मवत्स का भाववाचक शब्द होगा धर्मवत्ता, वत्ता। चरित्र अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। चरित्रवत्ता, ये सब के सब भाववाचक शब्द है। शीलवत्ता, ये उसकी शीलवत्ता है, मानी चरित्र का भाव है। और सौभाग्यवत्ता, सौभाग्यवत्ता, सौभाग्यवत्ता। तो इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण हमें करना चाहिए। देखो हिंदी व्याकरण, कोई भी भाषा का जो व्याकरण है वो पूरा का पूरा गणितीय नियम है। इस नियम से यदि आप चलोगे, ये जितने भी श्रीमत, बुद्धिमत, गुणवत, धर्मवत, चरित्रवत, शीलवत, सौभाग्यवत, दयावत, धर्मवत, हनुमत, अर्थवत, पुत्रवत, रूपवत, आयुष्मत, जितने भी शब्द हैं ये मूल शब्द हैं। संधि और समास में हमेशा मूल शब्दों का ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना आप। अब देखो ये शब्द था आयुष्मत, और आयुष्मत का भाववाचक बोलो क्या बनेगा, अपने आप बनाओ, क्या बनेगा बोलो, क्या लिखूं, आयुषमत्ता। ठीक है क्या, बोलिए ठीक है क्या, ये ठीक शब्द है क्या, नहीं। आयुष्मत मूल शब्द था, ता प्रति जोड़ूंगा तो आवर्तकता हो जाएगा। रूपवत से क्या होगा बोलो, रूपवत्ता। ये सारे के सारे भाववत शब्द हैं। पुत्रवत से क्या होगा, पुत्रवत्ता। अर्थवत से क्या होगा बोलो, अर्थवत्ता। ये उस वस्तु की अर्थवत्ता है। यहां पर हनुमत्ता शब्द बन सकता है लेकिन प्रचलन में नहीं है। यहां पर क्या होगा बोलो, धर्मवत्ता। कुछ शब्दों का प्रयोग तो केवल शब्दकोश में ही हो रहा है, आजकल दैनंदिन जीवन में नहीं हो रहा है। दयावत्ता, इस प्रकार इन शब्दों का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ हुआ होगा। बहुत सारे शब्दों का जो संदेह आपके मन में हुआ करता था वो निश्चित रूप से हटा होगा मित्रों। इसी प्रकार से देखो महत शब्द है, महत मैं आपको बता चुका हूं। पुल्लिंग में बोलो क्या बनेगा, महान, न हलंत होगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगी बोलो, महती। और भाववाचक शब्द क्या बनेगा, महता, महत्ता। मित्रों आज आप लोगों को एक संकल्प लेना होगा। जिन लोगों को इस वाणी पे विश्वास है, जिन लोगों को डॉक्टर मैया पे विश्वास है, वो ध्यान रखें कि महानता कोई शब्द नहीं होता। ये व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से गड़बड़ शब्द है, लेकिन पूरा भारतवर्ष महानता शब्द बोलता है। मित्रों महानता शब्द में भाववाचक कैसे लगा, अरे भाई प्रत्यय तो महान में जुड़ेगा ही नहीं। प्रत्यय तो मूल शब्द महत है, तो महत में ता प्रत्यय जुड़ा तो ये शब्द तो महता बनता है।
और यदि जो महानता के पक्षधर हैं, जो आपको कहे कि महानता शब्द ठीक है, उनको ये जरूर कहना, तो फिर तो जो है श्रीमानता शब्द क्यों नहीं बनाते हो? दयावानता, बुद्धिमानता, चरित्रवानता या चरित्रवत्ता, शीलवानता या शीलवत्ता, इसी प्रकार से अर्थवानता या अर्थवत्ता। अरे भाई, इसी तरह से ये शब्द बनेंगे। इसी तरह से धीमत, धीमान, धीमती, धीमत्ता, तो बहुत सारे शब्द हैं। ये एक ही कुल के हैं, ये एक ही खान से निकले हुए हीरे हैं। और क्योंकि कहते हैं कि शब्द तो ब्रह्म है, एक शब्द बिगड़ा तो हमारी भाषा में कितने शब्द बिगड़ गए। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है और आदेश भी है, जो मुझे मेरे फॉलोवर हैं, ध्यान रखना, महानता कोई शब्द नहीं होता। और यदि मैं कभी मेरे मुख से बोल दूं महानता शब्द की आपकी महानता है या उसकी महानता है, तो मुझे जरूर टोकिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको ये तो कह दूंगा कि महानता अशुद्ध है, लेकिन इस वाणी से कभी महानता शब्द का प्रयोग नहीं होता। और ऐसे हजारों लोगों को मैं देखता हूं जो महानता शब्द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहां पर तो कुछ लोग तो बुद्धिमानता बोलते हैं, अरे उसकी बुद्धिमानता थी। अरे भाई, बुद्धिमान में ता प्रत्यय छोड़ ही जुड़ता है, प्रत्यय तो मूल शब्द में जुड़ता है, तो बुद्धिमान का मूल शब्द तो बुद्धिमत है। तो किस प्रकार से हम इन शब्दों का हमने विचलन किया, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें जानना चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इन शब्दों को आप जीवन में आगे उतारेंगे। मित्रों देखो, ये मत वाला मूल शब्द होता है, मान वाला पुल्लिंग होता है, मति वाला स्त्रीलिंग, वत मूल शब्द है, वान स्त्रीलिंग है, वति वान पुल्लिंग है, वति स्त्रीलिंग है। अब ये बात करेंगे अपन त्रिच और अन्य प्रत्यय की, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मित्रों, मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम बात करेंगे त्रिच और ता की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी और शब्द शुद्धि की दृष्टि से। मैंने कहा ना कि ये आज की जो कक्षा है वो हिंदी का प्राण तत्व है। वैसे तो हर चीज जो है अपनी जगह, क्योंकि आपके लिए तो कोई भी शब्द यदि बहन और बहिन भी पूछ लिया और उसमें आपने बहिन कर दिया, तो आपके लिए तो कुछ साधारण सा शब्द जो था वही गड़बड़ हो गया। हम दोपहर बोलते हैं, शब्द तो दोपहर होता है। हम अनाधिकार बोलते हैं, शब्द तो अनधिकार होता है। हम पुनरावलोकन बोलते हैं, शब्द तो पुनरावलोकन होता है। तो इस प्रकार प्रमाणिक बोलते हैं, शब्द तो प्रामाणिक होता है। तो बार बार इनका अभ्यास करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने राजस्थान में एक कहावत है, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी बड़ी क्यों और विद्या भूली क्यों हूं, कहो शिष्य किण राय। गुरु ने शिष्य से कहा कि घोड़ा अड़ क्यों जाता है, रोटी बढ़ क्यों जाती है। बल्टा माने जलना क्रिया है, हमारे वहां पर बड़ा हो जाता है, तो बढ़ना। रोटी बड़ी क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और विद्या भूली क्यों। इन तीनों चीजों का एक ही उत्तर है, फेरी कोनी, फिराना बार बार। जितना अभ्यास करोगे उतना ही जीवन में आपको फायदा होने वाला है। और दूसरी बात, ये मनुष्य का सौभाग्य है, ये गधे का सौभाग्य नहीं है, पशु का सौभाग्य नहीं है। भैंस के पास में वोकल कॉर्ड में एक ही वर्ड है, बकरी के पास एक ही है, पशु के पास केवल एक ही ध्वनि है। हमारे पास तो 52 वर्ण है और 52 वर्णों से बनने वाला विशाल शब्द व्यापार। तो कोशिश करना चाहिए हमें, और जितना हो सके हमें शुद्धता के प्रति आग्रह भी रखना चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि हमारी भाषा पर देशीय प्रभाव होता है। मुझे मेरी भाषा पर भी, मेरी जो मातृभाषा है, देखो मातृ शब्द आया है, ये त्रिच प्रत्यय वाला शब्द है। आज अभी हम बात करने वाले हैं इस पर। चलिए, तो ये त्रिच प्रत्यय क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं मित्रों। देखो, त्रिच प्रत्यय जो है, जैसे मैंने मान और वान वाला बोला था, तो वो कृत है, तो ये वो तद्धित है और ये कृत प्रत्यय है। और इससे बनने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, ये कृदंत कहलाएगा। और ये कृदंत में कौन सा है, कृत प्रत्यय में कौन सा है कि कर्तृवाचक है। ये कर्तृ में खुद में ही त्रिच प्रत्यय जुड़ा है, कर्तृवाचक है। क्या काम आता है कि वाला पुल्लिंग में होता है, वाली स्त्रीलिंग में होता है। चलिए बात करते हैं, किनसे जुड़ते हैं कृत प्रत्यय, धातु से जुड़ेंगे, जिसको आप क्रिया कहते हैं। ये तो इसके बारे में कुछ बातें थी और यहां से हम शुरू करते हैं मित्रों। कृत, ये जो त्रिच प्रत्यय है, इसमें इन शब्दों के अंत में ता दिखाई देता है, ता। ग्राम सेवक परीक्षा 2011
नोट करें, ग्राम सेवक परीक्षा 2011, प्रथम श्रेणी परीक्षा 2014, इन परीक्षाओं में ये त्रिश प्रत्यय पूछा गया। वस्तुतः ये त्रिश प्रत्यय जो है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों में जुड़ता है और तत्सम शब्द भंडार बहुल भाषा है हिंदी। हिंदी का जो प्राण है वो तत्सम शब्द भंडार है और तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों के नियम हमें लगाने चाहिए। तो ये पहली बात, तो ये तत्सम प्रत्यय, ये आज का पूरा प्रकरण तत्सम प्रत्यय वाला है, ये बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो त्रिच का चला जाता है, कहां चला जाता है ये हमें नहीं पता। संस्कृत में वाले तो कहते हैं कि भाई इसका लोप हो जाता है। हलंत्यम एक सूत्र है, हलंत्यम से इसकी संज्ञा होती है, फिर अदर्शनम लोप से, लोप और तस्य अदर्शनम, तस्य लोप और अदर्शनम लोप से इसका लोप हो जाता है। खैर, लेकिन ये त्रि वाला जो है वो हिंदी में शब्दकोश में आपको ता दिखाई देता है। मित्रों कैसे? मैं कुछ धातु लेता हूं, देखिए एक भुज धातु है, इसमें थोड़े कुछ परिवर्तन भी होते हैं। इसमें धातु का जो पहला वर्ण है, धातु के पहले स्वर को गुण हो जाता है, पहले स्वर को गुण हो जाता है। वैसे 10-15 शब्द है, आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की यदि तैयारी कर रहे हैं तो कहीं शिक्षक बन करके आपको यदि कोई शिक्षक पूछता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको उत्तर दें। मित्रों, गुण का मतलब है कि यदि किसी धातु में ई या ई है तो उसका ए हो जाता है, ये गुण स्वर है, हम सभी जानते हैं। उ या उ जो होता है उसका इसमें ओ हो जाता है। री जो होता है, री का अर हो जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। री का अर हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। री का अर हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार कह रहा हूं। यदि किसी धातु में च है और यदि ज है तो च और ज जो है वो हमेशा ही क में प्रयुक्त, क जो है क बन जाता है। ये कुछ नियम है। इसी प्रकार जो बस यही काम आएगा आपके विशेष करके। चलो, तो मित्रों भुज शब्द था और भुज में जब मैंने त्रिच जोड़ा, त्रिच का मतलब त्रि जोड़ा, तो ये शब्द भ में जो ऊ था, ऊ का क्या बनेगा? ओ, और ये शब्द बनेगा भोक्त्री, भोक्त्री शब्द बनेगा। ये भोक्त्री जो शब्द है ये मूल शब्द है, मूल शब्द है, और इसका पुल्लिंग जो शब्द है वो भोक्त्री से भोक्ता बन जाता है। और इन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप में जहां जहां ता दिखाई देता है उसको त्रि कर दो तो भोक्त्री बनता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसको नियम को पालन करते हैं? इसी प्रकार से मेरे पास एक धातु है क्री और प्रत्यय जोड़ रहा हूं त्रिच। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यदि आपको भोक्ता में प्रत्यय पूछे और त्रिच और ता दोनों हो तब तो आपको त्रिच चुनना है, और त्रिच नहीं हो तो फिर ता चुनना है, क्योंकि हिंदी में ता को भी माना जाता है। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा कहीं पर जहां पर नियम में बताता हूं उसको आप अंडरलाइन कर लें। मूल प्रत्यय जो है वो त्रिच है, लेकिन कई बार जैसा मैंने कहा ना, भोक्ता, योक्ता, आख्याता, व्याख्याता, रचिता, वरिता, ग्रंथकर्ता, बहुत सारे शब्द अभी बताने वाला हूं, आनंद आएगा। उन शब्दों के अंत में ता दिखाई देता है, इसलिए ता को भी प्रत्यय मान लेते हैं, लेकिन जिसमें ता दिखाई देता है उसका मूल तो त्रिच है, वाला अर्थ में लगता है। तत्सम प्रत्यय धातु से जुड़ता है, कृत प्रत्यय। मित्रों, क्री के साथ में त्रिच जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है। देखो, क में जो री था, एक बार बना के बता देता हूं मैं। क में जो री है, देखो री का क्या कर दूंगा, त्रिच प्रत्यय जब जोड़ता हूं तो री का अर हो जाता है। तो क में जो री है उसका अर हो जाएगा। ये तो चला ही जाता है, त्रि लिख सकते हैं अपन, तो त्रि। अब इन सब शब्दों को सम्मिलित करो तो क में देखो ये वाला क में अ जुड़ेगा, क पूरा र ऊपर चला जाएगा, शब्द बनता है कर्तरी। बहुत बार मैं पूछता हूँ भर्तृहरि शब्द कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में हिंदी में पूछा है, भर्तरी ऐसे लिखते हैं या भर्तृहरि ऐसे लिखते हैं? भैया कैसे लिखते हैं? तो मेरे मित्रों मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको देख लो। तो ये मूल शब्द क्या बना? कर्तरी बना। कर्तरी से पुल्लिंग का कर्ता बनता है, इसलिए डबल त आया कहां से? मैंने अभी आपको बताया था कि कर्ता में डबल त तो होता ही नहीं, ये आया कहां से? अरे भाई, क्री था, त्रि था, एक ही त था, दो ते का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कोई बड़ा विद्वान आपको कहा कि कर्ता में डबल त आता है तो उसको ये नियम बताना कि भाई धातु तो हमारे पास क्री है, मूल त्रि प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, तो डबल ते ला कहां से रहे हो, पैदा कहां से हुआ? ये आगम की जो प्रक्रिया है वो संस्कृत में हुआ करती थी विकल्प से, और संस्कृत और हिंदी के कुछ शब्दों में मूलभूत अंतर है।
और दूसरी बात, संस्कृत में भी जो आवर्तक त का प्रयोग जो विकल्प से होता था यहां पर नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना। कर्ता, और जहां पर कर्ता देखते हो ना, वहां पर जहां पर ता देखते हो ना, उसको स्त्रीलिंग में त्री कर देते हैं। सीधा सा नियम है, कितना सरल है बताओ। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो मित्रों, देखिए मूल धातु क्री थी, बुध से भोक्त्री मूल शब्द है। आपसे कोई पूछता है कि भोक्ता का मूल क्या है, भोक्त्री। भोक्त्री ये वाला, भोक्त्री का मूल क्या है कि भोक्ता। कर्त्री का मूल क्या है, कर्ता। कर्ता का मूल क्या है, ये वाला। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब में देखो भ्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है। अपने आप बनाओ, आप अपने आप शब्द सीख जाओगे कौन सा शब्द होगा। भ में जो री था उसका अर कर दो और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो भर्त्री। पुल्लिंग में क्या होगा, भर्ता, भरण करने वाला। स्त्रीलिंग में क्या होगा, भर्त्री। इस तरह से हमें शब्दों को सीखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मित्रों दा है, दा के साथ में त्री जोड़ते हो तो मूल शब्द दात्री बनता है, दात्री। और पुल्लिंग में दाता बनता है, देने वाला, और दात्री, विद्या दात्री। इसी प्रकार से धा शब्द है, धा धातु है, त्री है, मूल शब्द बनता है धात्री, और पुल्लिंग में बनेगा धाता, धारण करने वाला, और धात्री, धारण करने वाली। इसी तरह से दा है, धा है। इसी तरह से देखिएगा, एक है अधि उपसर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण करना। स्था है और इसके साथ में त्री जुड़ता है। देखो यह संधि भी हो जाएगी, तो अधि का तो अधि रहा, ई के बाद में स आएगा तो श बन जाएगा, और थ का ठ बन जाएगा, और ये त्री इसमें जुड़ जाएगा तो मूल शब्द बना अधिष्ठात्री। पुल्लिंग में बनता है अधिष्ठाता, और स्त्रीलिंग में बनता है अधिष्ठात्री। विद्या की अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री देवी कौन है, मां सरस्वती। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मित्रों। इसी प्रकार से एक धातु है नी, ले जाने अर्थ में है। त्रिच इसमें जोड़ोगे तो न में जो ई है उसका ए कर दो, बिल्कुल नियम है। देखो ने बनाएगा त्री, नेत्री। नेतृत्व शब्द कैसे लिखते हो, ये क्योंकि प्रत्यय तो मूल शब्द में जुड़ता है इसलिए नेतृत्व शब्द होता है। इसी तरह से कर्त्री शब्द था, देखो ये कर्त्री बना और ये कर्तृवाचक बना। इन शब्दों के बिना हिंदी अधूरी है। इन शब्दों को यदि किसी ने ध्यान से पढ़ लिया, बहुत सारे संदेह आपके दूर होंगे। नी से नेत्री, पुल्लिंग में क्या बनेगा, नेता, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, बोलो नेत्री। अभिनेता, अभिनेत्री, अभी उपसर्ग लगाते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, शब्दों का प्रचलन है ना। तो इसी तरह से मित्रों नी से नेत्री बनेगा। चलिए तो इनको देखें आप, और शब्द जो है देखो वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, ख्या मूल है, धातु है, ख्या कहने अर्थ में आती है। इसके बीच में संधि हो जाती है। पहले इसमें ख्या के साथ में त्रि प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या बनता है बोलो, देखो व्या, इसके मध्य यन संधि हो गई है, संधि में बता दूंगा। फिर ख्या, ये मूल शब्द व्याख्यात्री होता है। पुल्लिंग में व्याख्याता होता है और स्त्रीलिंग में व्याख्यात्री हो जाता है। लेकिन व्याख्याता शब्द प्रशासनिक है और प्रशासनिक शब्दों में लिंग के अनुसार रूप नहीं बदलते हैं। जैसे आप राष्ट्रपति, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वह राष्ट्रपति महोदय और महोदया होता है, राष्ट्रपति नहीं होती। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रिणी नहीं होती, जबकि मंत्री का स्त्रीलिंग तो मंत्रिणी होता है यदि हम शब्द व्याकरण को देखेंगे तो। लेकिन यहां पर जो प्रशासनिक जो शब्दावली है उसमें जैसे हम प्राचार्य, प्राचार्य कहने में कह रहे हैं, उसको कोई टोकता नहीं, लेकिन वस्तुतः प्रगतः आचार्य, जब हम उसको प्रशासनिक पद से नहीं जोड़े तो फिर वो हमें जो है प्राचार्य महोदय और महोदया कहना चाहिए। महोदय और महोदया नहीं लिख रहे हो तो प्राचार्य और प्राचार्य लिखने में भी कोई समस्या नहीं है। तो व्याख्यात्री और व्याख्याता। इसी तरह से आख्यात्री और आख्याता एक हिंदी में बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, रच धातु है और इसके साथ में त्रि जुड़ता है, तो ये प्रेरणार्थक अर्थ में जो है उसमें निज प्रत्यय आता है। फिर इस प्रकार से शब्द रूप होता हुआ मूल शब्द बनता है रचयित्री, पुल्लिंग में बनता है रचयिता, कुछ लोग इसको रचयिता कहते हैं, उनको इसे सुधार लेना चाहिए। और यह शब्द न जाने कितनी परीक्षाओं में आया है, खुद को ही नहीं पता है, हर तीसरी परीक्षा में आ जाता है और हम हमेशा गलत कर देते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है बोलो,
रचयित्री, रचना करने वाली। इसी प्रकार से मित्रों एक शब्द है कवयित्री, बहुत अच्छा शब्द है। मूल शब्द ये है, इस पुल्लिंग में कवयिता, कविता करने वाला, और स्त्रीलिंग में कवयित्री। महादेव वर्मा कविता नहीं है, कवि नहीं है, कवयित्री है। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों का बार बार आपको अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करोगे इतना ही आपको आने वाले हैं ये शब्द। बहुत सारे शब्द इसमें जो है, इसी प्रकार से वरयिता शब्द होता है। मूल शब्द तो वरयित्री होता है, पुल्लिंग में वरयिता हो जाएगा, वरण करने वाला, और वरण करने वाली स्त्री कोई है तो वरयित्री हो जाता है। पूछा गया था ग्रंथकर्ता, ग्रंथकर्त्री। तो ग्रंथकर्ता का मतलब तो है ग्रंथ का निर्माण करने वाला, लेकिन ग्रंथकर्त्री शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है ग्रंथ की रचना करने वाली कोई स्त्री है, ग्रंथकर्त्री। तो ये बहुत ही आवश्यक शब्द हैं जिनके विषय में मैं समझता हूं कि आपको कुछ चीजें जो है क्लियर हुई होगी। मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेगी, यहां से कुछ और शब्द हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं लिखना चाह रहा हूं। इनको नीचे वालों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमने यहां से शुरू करा था भोक्त्री, भोक्ता, भोक्त्री, कर्त्री, कर्ता, कर्त्री, भर्तृ, भर्ता, भर्तृ। ये वाले सारे के सारे मूल शब्द हैं मित्रों, ध्यान रखना। ये वाले जो है अधिष्ठात्री मूल शब्द है, इसे पुल्लिंग में अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री बनता है। प्रतिष्ठाता, प्रतिष्ठाता, प्रतिष्ठात्री, प्रतिष्ठाता, प्रतिष्ठात्री, इस प्रकार से बनता है। रचयित्री, रचयिता, रचयित्री, कवयित्री, कविता, कवित्री, वरयित्री, वरयिता, वरयित्री, व्याख्यात्री, व्याख्याता, व्याख्यात्री क्यों नहीं बनेगा मैं बता चुका हूं। हालांकि आप किसी को व्याख्यात्री कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन हां प्रशासनिक जो पदावली, संविधान जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक ध्यान रखिएगा, संवैधानिक जो पद है उसमें दोनों लिंगों में समान शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आपको आगे महोदय या महोदया लगा करके ये आपको बोध कराना होता है कि उस पद पर जो है पुरुष है या महिला है। चलिए तो हमें आगे कुछ और मूल शब्दों की हम बात करते हैं जो आपको मुझे लगता है कि सीखने में मदद करेंगे। मित्रों रीट में एक प्रश्न आया था, लिखिएगा। पिता के लिए भक्ति उक्त सामासिक विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। पिता के लिए भक्ति, रीट परीक्षा 2016। पिता के लिए भक्ति उक्त सामासिक विग्रह से बनने वाला शब्द है। तो वहां पर एक तो दिया था पिता भक्ति और एक था पितृभक्ति, अब दो को छोड़ दो। तो हमें समझ में आ गया कि समास जो है वो मूल शब्दों के साथ होता है, इसलिए पिता भक्ति नहीं कहना है, बोलो क्या कहना है, पितृभक्ति। इसी प्रकार माता की छाया माता छाया नहीं होती, मातृ छाया। भ्राता का स्नेह भ्रातृ स्नेह होता है। तो ये कुछ शब्द है। देखो मां धातु है, मां मापने के अर्थ में आती है, त्रिश प्रतीज होता है यही वाला। तो मातृ मापने के अर्थ में, तो मापने के अर्थ में माता का मतलब क्या है, मीयते इति माता। अरे जो मापती है वो माता है। तो मापती किसको, अपनी संतान को। किससे मापती है, इंची टेप से नहीं मापती, अपने स्नेह से, अपने दुलार से, अपने प्यार से, अपनी आंखों से जो मापती है अपनी संतति को, वो माता होती है। इसलिए हमने कहा कि माता जो है वो पिता पितुतः शताधिक पूज्य, पिता से शताधिक पूज्य है। वैसे दोनों ही पूज्य हैं, दोनों को प्रधान माना जाता है, लेकिन मातृ शब्द है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, माता शब्द बनेगा। अब मातृ शब्द से मैं कहूं कि पुल्लिंग बना दो तो ये ध्यान रखना, माता का पुल्लिंग नहीं होता है, पिता का स्त्रीलिंग नहीं होता है। ये संबंधवाची शब्दों में केवल मूल शब्द और उससे बनने वाला शब्द ये दो ही होगा। वहां पर तो मैं आपको तीन तीन बता रहा हूं, ये मूल पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, लेकिन ऐसे नहीं कि मातृ का स्त्रीलिंग क्या होगा, पितृ नहीं, वो तो लिंग परिवर्तन है। अब ये पा पीयत अर्थ में पाति इति पिता, जो रक्षा करता है वो पिता है। तो पा धातु में त्रिश प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है पितृ, और पितृ से शब्द जो प्रयोग योग्य होता है वो पिता शब्द है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से भ्रा धातु है, चमकने अर्थ में, दीप होने अर्थ में भ्रातृ बन जाता है और पुल्लिंग में भ्राता बन जाता है। इसी तरह से स्वश्री शब्द है, स्वश्री बहन को कहते हैं, और स्वसा, इसको स्वसा शब्द, स्वसा मानी बहन, इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। जामातृ शब्द जमाई का मूल शब्द है, और जामातृ जो शब्द जो बनता है वो जामाता शब्द होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक शब्द था दुहित्री, मूल शब्द ये था दुहित्री। दुहित्री पुल्लिंग में क्या बना, दुहिता,
और ये शब्द स्त्रीलिंग में बनेगा क्योंकि दुहित्री, दोयता और दोयती, इसका तद्भव जो शब्द है वो दोयता है और इसका दोयती है। तो ये मूल इन सब का दुहित्री था और इससे इन शब्दों का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। यदि आप इनको जितनी बार अभ्यास करेंगे आपको आनंद आएगा। शब्दों का अर्थ जब हम जानते हैं और अर्थ जानते हुए यदि हम उनको पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, मेरा तो ऐसा मानना है। और इसलिए जब शब्द को आप सुनते हैं तो उसका जरूर आप जो है अर्थ जाने। मित्रों, एक प्रत्यय आज हम और कर लेते हैं और प्रत्यय प्रकरण को हम समाप्त करेंगे। कुछ उसमें तद्भव प्रत्यय जो है, अकड़ वकड़ वाले जो प्रत्यय हैं उसके बारे में कक्षा लेंगे जब भी समय होगा। ये जो है आज मैं प्रत्यय प्रकरण को पूरा संपूर्ण कर रहा हूं। एक पूर्व की जो कक्षा थी उसमें मैं स्त्री प्रत्यय की बात कर रहा था। स्त्री प्रत्यय में जैसे मैंने नी प्रत्यय नहीं पढ़ाया था, बहुत सिंपल है। जाटनी है, भीलनी है, मोरनी है, ऊंटनी है, इन सब में नी प्रत्यय है, मुझे याद आ रहा है। ईया प्रत्यय भी नहीं पढ़ाया था। चुईया है, ईया प्रत्यय है, चुईया है। उससे कुछ और भी शब्द बनते हैं, वो स्त्रीवाचक नहीं होते, लेकिन रसिया है, अंगिया है, भंगिया है, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। तो वो बहुत सरल प्रत्यय आप किसी भी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। हमारी पुस्तक भी हिंदी गहन व्याकरण कोश बहुत सारे बच्चों के पास होगी, तो आप उससे वहां देख करके मूल और वो कर ले। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको जो है इन कक्षाओं के नोट्स भी उपलब्ध कराऊं। मेरा प्रयास है, पूरा उस पर काम चल रहा है बहुत अतिशीघ्र। कुछ विद्यार्थियों की मांग भी है कि हमें नोट्स उपलब्ध कराएं, तो उसके अनुसार हम, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, आप इन कक्षाओं का आनंद लें, इन कक्षाओं को सीखें और जितना आगे बढ़ा सकते हैं इनको। यदि आपको लगता है कि ये सही मार्गदर्शन हमें मिल रहा है तो इन कक्षाओं को जरूर आप जो है आगे बढ़ाएं। और दुनिया वाली भाषा में यदि मैं कहूं तो इसको मैया पाठशाला जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वो घंटे वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको कक्षा की सूचना मिल जाती है। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्योंकि राजकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो हमें समय नहीं मिल पाता। कोशिश करते हैं रोज आपके साथ आऊं, कक्षा लूं, क्योंकि मेरा जो हृदय जो है वास्तव में तो यहीं पर रमता है, यहीं पर रमण होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं जो होती भी हर इंसान के पास, तो कई बार नहीं आ पाते। तो आपको ये जो है चिंता नहीं रहेगी, होगी कि नहीं होगी, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, आपको क्लास का नोटिस वहां से आ जाएगा। कुछ समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से हम सब लोग जुड़ने वाले हैं। प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ा समय मिले, और क्योंकि ये परीक्षाएं जो क्लासें जो हैं वो मेरे घर से चल रही हैं, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपके लिए कुछ सुविधा करूँ और लाइव आपसे रूबरू हूँ, ताकि आपके जो प्रश्न है उनका मैं इसी समय उत्तर दे सकूँ। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे विद्यार्थियों की वेदना पता है, मुझे विद्यार्थियों को ये जो समस्याएं हैं वो भी मैं जानता हूं। तो मैं आप लोगों को हिंदी और संस्कृत में पक्का बना दूंगा। आप फर्स्ट ग्रेड तक कोई भी एग्जाम देना, या महाविद्यालयी बच्चे भी इसको सुन रहे हैं, भाषा प्रेमी भी इसको सुन रहा है, मेरा कोई अहंकार नहीं, हम संवाद करते हैं। गलत हो सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि गलत हुआ तो मैं आपको जरूर कमेंट करके बताऊंगा कि आप गलत है। चलिए अन्य प्रत्यय की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। अन्य प्रत्यय जो है वो भी कृत प्रत्यय है मित्रों, ये धातु से जुड़ता है इसलिए कृत प्रत्यय है, और बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको हमें सीखना चाहिए। अन्य मूल अन्य प्रत्यय है, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें री, र और श होता है तो अन्य जो है उसका अणीय बन जाता है, अन्य का अणीय बन जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले ही बता देता हूं, जैसे मैंने कहा एक शब्द है दर्शनीय, अब ये दर्शनीय जो शब्द है और एक शब्द है रमणीय, इसमें एक तो आपको अणीय दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अणीय दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको अणीय दिखाई दे रहा है। ये अणीय इस र के कारण, मूल प्रत्यय तो अणीय ही था, इस र के कारण रमणीय वाला जो पहला र है उसके कारण ये अणीय जो था वो अणीय बन गया है, इतना हमें ध्यान रखना। लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाता है तब इसमें हमें अणीय प्रत्यय ही करना है। अणीय कोई प्रत्यय नहीं है तो संधि नियमों के अनुसार बदल जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत बार बहुत परीक्षार्थियों को जो है सिर दर्द कर चुका है, स्थानीय शब्द कैसे बना है और किस प्रकार से इसकी मीमांसा हमें करनी चाहिए। मित्रों, अणीय प्रत्यय जो है हमेशा ही धातु से जुड़ता है, इसलिए ये कृत प्रत्यय है। ये प्रत्यय जो है वो चाहिए या योग्य अर्थ में लगता है, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में ये धातु से जुड़ता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चाहिए या योग्य अर्थ में जुड़ता है। देखिएगा मित्रों, एक धातु है क्री
और फिर देखो क्री में वही नियम लगेगा, री जो है उसका अर हो रहा है वहां पर, और क्री के साथ जब आप अन्य जोड़ते हो तो शब्द बनता है करणीय। अब ये जो करणीय जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? करना चाहिए, या तो फिर करना चाहिए अर्थ है, और या तो करने योग्य, करणीय कार्य। मतलब क्या हुआ? करने योग्य कार्य है। इसी प्रकार से दृश्य धातु थी, दृश्य धातु में री जो है उसका इसके साथ जब अन्य जोड़ते हैं तो री का अर्थ हो जाता है, वो मैं बता चुका हूं। तो ये शब्द बनता है दर्शनीय मंदिर, मानी देखने योग्य मंदिर, या दर्शनीय स्थल, देखना चाहिए ऐसा स्थल, दर्शनीय शब्द बनता है। इसी प्रकार से वी उपसर्ग हैं और चर मूल शब्द हैं, और चर के मानी मूल शब्द का मतलब है धातु और अन्य प्रत्यय जुड़ता है, तो यहां पर चर से चार बन जाएगा और फिर अन्य जुड़ जाएगा, शब्द बनता है विचारणीय, विचार करने योग्य, विचार करने योग्य। यदि चर वहां पर नहीं आ रहा है तो आप चार भी मूल शब्द कर रहे हो, विचार से भी अन्य जोड़ने से विचार नहीं बनता है, और चार के साथ में चर दिया हुआ तो चर मूल शब्द है, जैसे आचार्य में चर धातु है। तो इसी तरह से मन धातु है, मन से मान बन जाता है और फिर अन्य प्रत्यय जुड़ता है, तो मित्रों ये शब्द बनता है मां, म अ जो था उसका आ बन गया मां, फिर न म अ जुड़ेगा तो न, माननीय। कई बार हम सम्माननीय शब्द को देखते हैं तो सम्मान ऐसे लिख देते हैं सम्मानीय, ये गलत है। सही शब्द ये रहा सम्माननीय, सम उपसर्ग लग जाएगा तो सम्माननीय, ये वाला शब्द शुद्ध है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मान से माननीय, विचारणीय। इसी तरह से अभी उपसर्ग है, नंद मूल शब्द है, अन्य प्रत्यय है, बोलो शब्द क्या बना? अभिनंदनीय, 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 इस प्रकार से शब्द बनेगा मित्रों। अभिनंदन करने योग्य, विचारणीय, करणीय। इसी प्रकार से शुच एक धातु थी संस्कृत की, और शुच से हमने फिर शोच बना दिया, और इसके साथ में जब हमने अन्य प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है शोचनीय, शोचनीय। ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है चिंता करने योग्य, चिंतनीय, चिंता करने योग्य। और इसी शब्द के आदर्श पर एक शब्द बनता है सोचनीय, जो शब्दकोश का हिस्सा नहीं है, प्रचलन में है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी में सोचनीय शब्द भी, सोचने का मतलब है सोचने योग्य, और शोचनीय चिंता करने योग्य, दोनों का अर्थ अलग अलग है। शब्द चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि एक सराहना शब्द था और ये तद्भव शब्द था, इसमें भी अन्य प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ शब्द किसी आदर्श पर चल जाते हैं, फिर उसको लोक में सम्मति मिल जाती है, लोक व्यवहार उसको स्वीकार कर लेता है, और वो फिर हमारे मानव की तरह काम आता है। सराहनीय कार्य किया, अब ये सराहनीय कार्य तो ये तो सराहना शब्द है, और सराहना शब्द तो तत्सम है ही नहीं, ये तो तद्भव है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये अन्य प्रत्यय जो है वो केवल तत्सम शब्दों से ही जुड़ता है, लेकिन ये सराहनीय शब्द के आदर्श पर, सराहनीय और सोचनीय दो शब्द हैं जो इस आदर्श पर हिंदी भाषा में प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जिसके बारे में हमने बात करी। आपको इस प्रकार का, हाँ इसी तरह से देखिए मृ है, मृ मरणीय है, मरने योग्य है, कृ से करणीय, ध्री शब्द है, ये ध्री मूल शब्द है, अन्य जोड़ोगे तो बोलो क्या बनेगा? धरणीय बन जाता है, धारण करने योग्य। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। मेरी तरफ से जितने मैंने आपको मेहनत करी, कुछ प्रत्यय जैसा कि मैंने कहा तद्भव प्रत्यय शेष है आपके, उनके बारे में तो व्याख्यान देंगे। आगे की जो कक्षाएं होगी किसी नए बिंदु को लेकर के होगी, और इनको आप खूब आनंद के साथ में बार बार रटिए, बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार देखिए, पढ़िए और अपने साथियों को बताइएगा। नमस्ते।